नमस्कार साथियों, ट्रिपल पी आई एस के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हमने अपने पिछला जो सेशन हिस्ट्री का कंडक्ट किया है उसके अंदर हमने ड्रेन ऑफ वेल्थ और होम चार्जेस, आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, प्रेस का डेवलपमेंट, 1857 की क्रांति और बाकी के जो जन आंदोलन है उनके संबंध में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते हैं उनके संबंध में डिस्कशन किया है। आज हम उसके आगे का सेशन स्टार्ट करेंगे और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट हमारी रहती है कि यदि आप लोगों को हमारा सेशन पसंद आ रहा है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े इससे, और हम और भी आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ढूंढ कर ला सकें ताकि आप एग्ज़ाम में इनकी मदद से अपने एग्ज़ाम को और बेहतर बना सकें और कट ऑफ को क्वालिफाई करने में आपको हेल्प मिल सके। आज हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन से शुरुआत करेंगे, जिसमें पहले हम राजा राममोहन राय के संदर्भ में देखेंगे कि राजा राममोहन राय के द्वारा किन क्षेत्रों में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की गई और इनके क्या क्या योगदान रहे। तो राजा राममोहन राय ऐसे पहले भारतीय थे जिनके द्वारा भारतीय समाज में जो बुराइयां व्याप्त थीं, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, इस प्रकार की बुराइयों के विरोध में सबसे पहले खड़े होने वाले भारतीय थे राजा राममोहन राय। राजा राममोहन राय को कई सारी उपाधियां प्रदान की गई थी। पुनर्जागरण का पिता बोला गया था। भारत के संदर्भ में ये उपाधियां हैं। राष्ट्रवाद का पैगंबर बोला गया था। अतीत और भविष्य के मध्य सेतु की संज्ञा दी गई थी। राष्ट्रवाद के जनक के रूप में संज्ञा प्रदान की गई थी। आधुनिक भारत के पिता के रूप में संज्ञा दी गई थी। प्रथम आधुनिक पुरुष की संज्ञा, युगदूत भी इन्हीं को बोला गया था। राजा राममोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी 1815 में, और यही आगे चलकर हम देखेंगे कि 1828 में ब्रह्म सभा की एक स्थापना की थी राजा राममोहन राय के द्वारा। ब्रह्म सभा 1815 में जहां राजा राममोहन राय के द्वारा आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी, वहीं 1828 में ब्रह्म सभा की स्थापना की गई थी। यही आगे जाकर ब्रह्म समाज के रूप में परिवर्तित हो जाता है। यह जो 1815 में आत्मीय सभा की स्थापना की गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य था एकेश्वरवाद के मत का प्रचार करना। इस एकेश्वरवादी मत के प्रचार में क्या किया गया था कि ईश्वर की एकता का विश्वास और बहुदेववाद का खंडन किया गया था। अकबर द्वितीय जो मुगल सम्राट थे, उनके द्वारा राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की गई थी और 1830 में अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम चतुर्थ के पास भेजा था। और यहाँ भेजने का उनका उद्देश्य था कि जो अकबर द्वितीय को पेंशन प्राप्त हो रही थी उसके संदर्भ में डिस्कस करना था। जब अकबर द्वितीय के द्वारा राजा की उपाधि देने के बाद राजा राममोहन राय विलियम चतुर्थ के दरबार में गए थे 1830 में, तो वहीं 1833 में इनकी मृत्यु हो जाती है। राजा राममोहन राय के संदर्भ में और बात यह है कि ये अंग्रेजी शिक्षा के पक्षधर थे और विरोध जिन चीजों का कर रहे थे उनमें बाल विवाह का विरोध कर रहे थे, सती प्रथा का विरोध कर रहे थे और मूर्ति पूजा का विरोध कर रहे थे। यह बात आप याद रखेंगे क्योंकि आगे स्वामी विवेकानंद जी के संदर्भ में जब आप देखेंगे तो वहां पर मूर्ति पूजा का समर्थन किया गया है, विरोध नहीं किया गया। राजा राममोहन राय के द्वारा जो ये ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी, इसे आगे देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बढ़ाया गया था। और देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राममोहन राय के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा ही की गई थी। इस प्रकार से आप देखेंगे कि राजा राममोहन राय के जो विचार थे वो किस प्रकार से भारत को आधुनिक भारत में परिवर्तित करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विचार रहे। यह जो सती प्रथा का विरोध किया, इन्हीं के प्रयासों का प्रतिफल था कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। आगे हम देखेंगे दयानंद सरस्वती जी का के संदर्भ में कि इनके द्वारा जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में योगदान किया गया, तो 1867 ईस्वी में पाखंड खंडनी पताका लहराई इनके द्वारा। इनकी एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, जो बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है। इनका प्रसिद्ध कथन है, अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं हो सकता है, यानी अच्छे से अच्छा विदेशी शासन भारतीय शासन से अच्छा नहीं है। ये स्वदेशी के प्रणेता रहे। आर्य समाज की स्थापना इन्होंने की थी 1875 में और इसकी स्थापना बंबई में की गई थी। इसका उद्देश्य क्या था? आर्य समाज का प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना करना था। यह पूछा जाता है
कि प्राचीन वैदिक धर्म की शुद्ध रूप में पुनः स्थापना किस संस्था का योगदान था या किस व्यक्ति का? तो आप बताएं। संस्था पूछी जाए तो आर्य समाज, व्यक्ति पूछे जाएंगे तो दयानंद सरस्वती। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर लाहौर में 1877 में स्थापित हुआ था। दयानंद सरस्वती जी का जो दिए गए प्रवचन थे उनमें सबसे प्रसिद्ध नारा रहा पुनः वेदों की ओर चलो, गो बैक टू वेदास। यह सबसे प्रसिद्ध नारा रहा। इनको जो उपाधि दी गई थी, भारत के मार्टिन लूथर किंग की उपाधि दयानंद सरस्वती जी को प्रदान की गई थी। भारत के मार्टिन लूथर किंग की। स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग, जैसा कि हमने ऊपर आपको बताया कि स्वराज्य शब्द का सबसे पहले प्रयोग दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। अब हम देखेंगे कि आर्य समाज जो दयानंद सरस्वती जी के द्वारा स्थापित हुआ था, इसमें वैचारिक मतभेद के चलते विभाजन हुआ था। पहला जो गुट था वो पाश्चात्य शिक्षा का समर्थक था और इसके समर्थन में थे लाला लाजपत राय और हंसराज। और वहीं दूसरा गुट था वो पाश्चात्य शिक्षा का विरोधी था, जिसमें मुख्य रूप से स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज, मुंशीराज, ये 3 लोग थे। हुआ क्या कि इन लोगों ने अपने अपने विचारों को, यानी ये पाश्चात्य शिक्षा के समर्थक वाला जो दल था, इसने अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की। वहीं पाश्चात्य शिक्षा के विरोध में, यानी पाश्चात्य शिक्षा के विरोध में अपने विचारों को आगे बढ़ाने के लिए स्वामी श्रद्धानंद, लेखराज और मुंशीराम के नेतृत्व में 1902 में गुरुकुल की स्थापना की गई। यहाँ से पाश्चात्य शिक्षा के अलावा अन्य शिक्षा का, यानी भारतीय शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयास गुरुकुल की स्थापना के माध्यम से किया गया। इस प्रकार से आप देखेंगे कि यह दयानंद सरस्वती के द्वारा स्थापित आर्य समाज और आर्य समाज का विभाजन वैचारिक मतभेद के चलते। यह प्रार्थना समाज है। इसकी स्थापना आप देखेंगे तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी 1867 में बंबई में। केशव चंद्र सेन जो ब्रह्म समाज के अनुयायी रहे थे, बाद में जब विभाजन हुआ ब्रह्म समाज का, उसके बाद इन्होंने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। यह बात आप याद रखेंगे। इन्होंने ब्रह्म समाज से बाहर होकर 1866 में, किसने? केशव चंद्र सेन ने 1866 में भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। जबकि जो ब्रह्म समाज की मूल शाखा थी, जिसे राजा राम मोहन राय के द्वारा स्थापित किया गया था और देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा उसे आगे बढ़ाया जा रहा था, उसे आदि ब्रह्म समाज की संज्ञा प्रदान की गई थी। तो भारतीय ब्रह्म समाज, इसकी इस शाखा के जो संस्थापक थे वो केशव चंद्र सेन थे, केशव चंद्र सेन। जबकि जो आदि ब्रह्म समाज है, इसके आप देखेंगे देवेंद्रनाथ टैगोर। इस संस्थापक नहीं, आदि ब्रह्म समाज जो था वो देवेंद्रनाथ टैगोर इसका संचालन कर रहे थे, जबकि भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक केशव चंद्र सेन थे। इन दोनों में मतभेद के चलते ब्रह्म समाज में फूट पड़ी थी। इन्हीं केशव चंद्र सेन के विचारों से प्रभावित होकर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। कब? 1867 में बंबई में। इसका उद्देश्य क्या था? तो जाति प्रथा का विरोध करना था, स्त्री पुरुष विवाह की आयु में वृद्धि करनी थी और विधवा विवाह एवं स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। ये बातें आप देखेंगे कि प्रार्थना समाज की मुख्य बातें थी। एक प्रेस का जो डेवलपमेंट देखा था, ये वाला एक्ट हम देख चुके हैं, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, लॉर्ड लिटन के समय में आया था और रिपन ने इसका निरसन किया था, रिपन ने इसको निरस्त किया था और इसका मुख्य कार्य था देसी भाषा प्रेस अधिनियम 1800, जो हम कर चुके हैं। आप लोग इसको देख सकते हैं पिछले लेक्चर में, जहां पर हम इसका डिस्कशन डिटेल में कर चुके हैं। आगे देखेंगे हम कि और भी जो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन रहे हैं, उनमें जो संस्थान है और उनमें किसके द्वारा उन संस्थान की स्थापना की गई है और उसके क्या योगदान रहे हैं। देव समाज है, इसकी स्थापना की गई है शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। आप देखेंगे यह एक देव समाज है, इसकी स्थापना शिव नारायण अग्निहोत्री ने की है। वहीं पर राधा स्वामी सत्संग है, इसकी स्थापना तुलसी राम शिव दयाल साहब के द्वारा की गई है। इन्हें स्वामी जी के नाम से भी जाना जाता था। इसकी जो स्थापना है वो आगरा में की गई है। यह जो तुलसी राम है, ये एक बैंकर है आगरा के। धर्म सभा की स्थापना राजा राधाकांत देव ने, सत्य शोधक समाज ज्योतिबा फुले के द्वारा स्थापित किया गया संगठन है। और रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा स्थापित किया गया। रामकृष्ण मिशन के संबंध में आप याद रखेंगे कि स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण
के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। तत्वबोधिनी सभा हम आपको आगे बता ही चुके हैं पीछे, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा स्थापित की गई थी। बहुजन समाज, इसकी स्थापना मुकुंद राव पाटिल, शंकर राव यादव के द्वारा की गई थी। विडो रीमैरिज एसोसिएशन विष्णु परशुराम शास्त्री के द्वारा की गई थी। इसमें ये इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशन है जिनकी स्थापना और स्थापना करने वालों के लोग नाम इसमें दिए गए हैं। आप इसको याद रखेंगे क्योंकि एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफी अधिक रहती है। अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि कांग्रेस का जो स्थापना 1885 में हुई थी, उसकी स्थापना से पहले ही भारत में जो राजनीतिक आंदोलन संचालित किया जा रहा था उसमें कई संस्थाओं की भूमिका थी। उनमें प्रमुख भूमिकाओं को यदि हम देखें तो ये जो है कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं, बंग भाषा प्रकाशित सभा 1836 में स्थापित हुई थी। राजा राम मोहन राय के सहयोगियों के द्वारा 1836 में स्थापित की गई थी। तो पहली है बंग भाषा प्रकाशिका सभा, पूछा जा सकता है यह किसके द्वारा स्थापित हुई थी और कब स्थापित हुई थी। दूसरी है लैंड होल्डर सोसाइटी, जिसकी स्थापना 1838 में हुई थी और इसकी स्थापना का उद्देश्य था जमींदारों के जो स्वार्थ थे उनकी रक्षा करना था। इसके संस्थापक द्वारकानाथ टैगोर थे। तीसरी है पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना 1870 में हुई थी। इसके संस्थापकों के नाम आप इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे, बहुत बार पूछा गया है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 में हुई। एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे और जीवी जोशी, ये दो लोगों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। इंडियन एसोसिएशन, इसकी स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी 1876 में। इसका अन्य नाम भारत संघ था, तो आप इसको याद रखेंगे। और यह इंडियन एसोसिएशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व एक प्रमुख राजनीतिक दल के रूप में, राजनीतिक संस्थान के रूप में था, जो भारत में राजनीतिक आंदोलन को, राजनीतिक स्वतंत्रता आंदोलन जो चल रहा था उसमें प्रमुख भूमिका निभाने वाले संस्थानों में से एक प्रमुख संस्थान था इंडियन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना हो रही है 1851 में। कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। नाम ऐसा है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, लेकिन इसके संस्थापक हैं राधाकांत देव और हरीशचंद्र मुखर्जी, देवेंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र लाल मित्र और भी अन्य हैं, लेकिन अध्यक्ष को आप याद रखेंगे कि राधाकांत देव का संबंध ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन से। नेक्स्ट है सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन, 1877 में इसकी स्थापना हो रही है। कलकत्ता में इसकी स्थापना हुई और सैयद अमीर अली के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, याद रखेंगे। बम्बई प्रेसिडेंसी 1885 में स्थापित हुई, जिस वर्ष कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके संस्थापक थे फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और तैयब जी। इन तीनों के संदर्भ में आप याद रखेंगे कि मेहता, तेलंग, तैयब को बम्बई की त्रिमूर्ति के रूप में जाना जाता था। मेहता, तेलंग, तैयब बम्बई की त्रिमूर्ति, मेहता, तेलंग, तैयब बम्बई की त्रिमूर्ति के रूप में इनको जाना जाता था। यह डेट आप याद रखेंगे, हाल ही में चर्चा में रही थी काफी इसके संदर्भ में कि 1856 ईस्वी में हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया था। आगे देखेंगे हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1885 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में हुई थी। स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो एक अंग्रेज असैनिक कर्मचारी थे, एओ ह्यूम, इनके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। वाइसराय ने बता ही दिया है। तिथि इसकी 28 दिसंबर 1885 है। पहला अधिवेशन इसका जहां हुआ था, यह हुआ था गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय बंबई में। इसकी पहले जो अधिवेशन था, फर्स्ट समिट जो हो रही थी, इसकी अध्यक्षता कर रहे थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका जो अधिवेशन था पहला, वो सबसे पहले पुणे में होने के लिए निर्धारित स्थल था, लेकिन पुणे में प्लेग फैल जाने की वजह से यह स्थान निरस्त किया गया और नए स्थान के रूप में बंबई का चयन किया गया। अध्यक्ष इसमें व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, लेकिन इसके जो संस्थापक थे उनको पहला महासचिव बनाया गया था। इसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसकी अध्यक्षता आपको पता ही चल गई। द्वितीय अधिवेशन 1886 में हुआ था और यह कलकत्ता में हुआ था। इसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी के द्वारा की जा रही थी। दादा भाई नेहरू जी के संदर्भ में आपको यहाँ ये जान लेना है कि थ्री टाइम्स ये इसके अध्यक्षता करे हैं। 1886 कलकत्ता में किए हैं, इसके बाद 1893 में किए हैं, और 93 में किए हैं, और इसके बाद इन्होंने 1906 में की है। ये 3 जगह इन्होंने अध्यक्षता की है
दादा भाई नेहरू जी के द्वारा 1893, 1906 और 1886। तीसरा अधिवेशन हुआ था मद्रास में 1887 में। इसके अध्यक्ष थे बदरुद्दीन तैयब जी। यह पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस के, जिनके द्वारा कांग्रेस के जो समिट होती थी उसकी अध्यक्षता की गई थी। जॉर्ज यूले के संबंध में आप याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष थे। इनके द्वारा कांग्रेस के जो समिट होती थी वार्षिक, उसका अध्यक्षता की गई थी जॉर्ज यूले के द्वारा। कलकत्ता अधिवेशन 1911 का मोस्ट इम्पोर्टेंट अधिवेशन है, क्योंकि इसके अंदर जनगण मन को पहली बार यहाँ पर गाया गया था और इसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर कर रहे थे। एनी बेसेंट के संदर्भ में आप याद रखेंगे कि 1917 का जो एक अधिवेशन हो रहा था, इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष के रूप में इन्होंने भागीदारी की थी। एनी बेसेंट आप याद रखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला तो है एनी बेसेंट, जिन्होंने 1917 में यह अध्यक्षता की। आगे इसमें आप याद रखेंगे वर्ष है 1925 का और नाम है सरोजनी नायडू। इनके द्वारा भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। अब यहाँ पर यदि क्वेश्चन आ जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाली पहली भारतीय महिला, पहली भारतीय फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, तो आप आंसर करेंगे सरोजनी नायडू। लेकिन जब बात आएगी पहली महिला अध्यक्ष की, तो आप आंसर करेंगे एनी बेसेंट 1917 की। महात्मा गांधी ने एकमात्र कांग्रेस का सम्मेलन था जिसकी अध्यक्षता की थी, और वह सम्मेलन हुआ था 1924 में बेलगांव में, और यह बेलगांव आपका कर्नाटक में है। सरोजनी नायडू, यह मैंने आपको पहले ही बता दिया, 1925 कानपुर। कराची अधिवेशन, कराची अधिवेशन आपको याद रखना होगा, यह 1931 में आयोजित हुआ था। इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा की जा रही थी। 1931 के कराची अधिवेशन से पूर्व आपको यह जानना होगा कि 1929 का लाहौर का अधिवेशन हो रहा था। लाहौर का अधिवेशन, इस लाहौर अधिवेशन में ही जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता को अपना लक्ष्य बनाया। पूर्ण स्वतंत्रता रावी नदी के तट पर, रावी रिवर। हरिपुरा अधिवेशन की जो अध्यक्षता है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा की जा रही थी। सुभाष चंद्र बोस 1938 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्षता की जा रही थी। आगे आप देखेंगे कि 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन जो था, इसमें भी सुभाष चंद्र बोस को ही अध्यक्ष चुना गया था, लेकिन गांधी जी से मतभेद के चलते इन्होंने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया। जेबी कृपलानी भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। जेबी कृपलानी, एक बात कांग्रेस के संदर्भ में आपको और याद रखनी होगी कि सबसे लंबे समय तक कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले जो व्यक्ति थे वो थे अबुल कलाम आजाद। अबुल कलाम आजाद जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, उनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सबसे लंबे समय तक अध्यक्षता की गई स्वतंत्रता से पूर्व। अब हम देखेंगे कुछ मिसलिनियस टाइप की न्यूज हैं, जिसमें देखेंगे कि बाल गंगाधर तिलक जी को भारत की अशांति का जन्मदाता कहा जाता है, और यह अशांति के जन्मदाता की जो पदवी थी यह सर वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा दी गई थी। बाल गंगाधर तिलक सर वेलेंटाइन सिरोल के द्वारा दी गई इस उपाधि से खिन्न होकर लंदन में इनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा करने के लिए गए थे। देश में पहली राजनीतिक हड़ताल हमने देखी बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों के द्वारा की गई थी। गीता रहस्य नामक पुस्तक बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखी गई थी। लाला लाजपत राय ने अपने राजनीतिक गुरु के रूप में मैजनी को चुना था। यह इटली के हैं मैजनी। शेरे पंजाब की उपाधि लाला लाजपत राय को दी जाती है। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल का बंटवारा 1907 के सूरत अधिवेशन में हुआ था। 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी घोष के द्वारा की जा रही थी। नरमपंथी और गरमपंथी नेताओं के नाम हैं, आप याद रख सकते हैं, क्योंकि मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछा जा सकता है या पूछा जा सकता है इनमें से कौन से गरम दल के नेता नहीं थे। बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पॉल, अरविंद घोष, ये 4 गरमपंथी नेता थे। इन 3 के संदर्भ में यदि हम बात करें, लाल, बाल और पाल, इनमें से कांग्रेस की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो वन एंड ओनली लाला लाजपत राय के द्वारा। लाला लाजपत राय के द्वारा 1920 के कलकत्ता के
विशेष सत्र की अध्यक्षता की गई थी। नरमपंथी में आते हैं दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी और सुनंद बनर्जी। अब हम देखेंगे आगे की स्लाइड्स। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन के संदर्भ में देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के योगदान के बाद। अब हम देखेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। क्रांतिकारी आंदोलन में पहली एक संस्था के रूप में आपको पढ़ना है अभिनव भारत। इसे पहले मित्र मेला के नाम से जाना जाता था। 1899 में इसकी स्थापना हुई थी। बी.डी. सावरकर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। दूसरी है 1904 में गुप्त सभा के रूप में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। एक सेकेंड, यह जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 को की गई थी। यह पॉइंट यहाँ पर नहीं है। इसके बाद आप इतनी ये रखेंगे कि 1899 में स्थापित मित्र मेला के संस्थापक थे बी.डी. सावरकर जी। इसी को परिवर्तित रूप में 1904 में गुप्त सभा के रूप में अभिनव भारत की स्थापना कर दी गई। यानी मित्र मेला का परिवर्तित रूप था अभिनव भारत, जिसे 1904 में परिवर्तित किया गया था। जबकि आरएसएस जो वर्तमान में है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसकी स्थापना 27 सितंबर 1925 को केशव बलिराम हेडगेवार के द्वारा की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नागपुर महाराष्ट्र के अंदर है। यह केवल इतनी बात लिखी गई कि जतीन्द्रनाथ मुखर्जी बंगाल के क्रांतिकारी थे। जतीन्द्रनाथ मुखर्जी से जो संबंधित संगठन थे उनमें युगांतर था, अनुशीलन समिति थी और गदर पार्टी थी। यानी जतीन्द्रनाथ मुखर्जी इन संस्थानों से, ये जो संगठन है इनसे संबंधित रहे थे। युगांतर, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी। जतीन्द्रनाथ मुखर्जी को ही बागा जतीन के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट जो इंस्टीट्यूशन है वो है एचआरए, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। इसकी स्थापना अक्टूबर 1924 में कानपुर के अंदर हुई थी। इसके संस्थापक थे सचिंद्रनाथ सान्याल अध्यक्ष। इसकी एचआरए की स्थापना में सचिंद्रनाथ सान्याल इसके अध्यक्ष रहे। इसके सहयोगी के रूप में रामप्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी और चंद्रशेखर आजाद रहे। एचआरए के द्वारा एक प्रमुख जो घटना हुई, एचआरए के सदस्यों के द्वारा जिस घटना को अंजाम दिया गया वह घटना थी काकोरी कांड की घटना। 9 अगस्त 1925 की थी, काकोरी में हुई। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन। यहाँ से सरकारी खजाने को लूटा गया था और 29 क्रांतिकारी इसमें गिरफ्तार किए गए थे। चंद्रशेखर आजाद इसमें फरार हो गए। यानी चंद्रशेखर आजाद पुलिस की गिरफ्त में नहीं आए थे। इनके अलावा बाकी सभी लोग पुलिस की गिरफ्त में थे। जो क्रांतिकारी थे उनमें जिन क्रांतिकारियों को दी गई थी उनके नाम फांसी स्थल के साथ आपको याद रखने हैं। रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई थी गोरखपुर में। अशफाक उल्ला खां को फांसी दी गई थी फैजाबाद में। रोशन को इलाहाबाद में और राजेंद्र को गोंडा में फांसी दे दी गई थी। यह जो एचआरए था, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इस काकोरी कांड के बाद इसका विघटन एक प्रकार से यह शून्यावस्था में चला जाता है 1925 में। इसे पुनः एचएसआरए के रूप में वर्ष 1928 में पुनर्गठित किया गया। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को अब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के नाम से जाना जाने लगा। इसके स्थापना में चंद्रशेखर आजाद जी के द्वारा नेतृत्व प्रदान किया गया। एक प्रमुख क्रांतिकारी हुए भगत सिंह, पंजाब से संबंधित थे, लेकिन ये हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन इनसे संबंधित रहे। इन्होंने दिसंबर 1928 में सैंडर्स की हत्या कर दी। 8 अप्रैल 1929 को, यह डेट आप याद रखेंगे, बटकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा जो थी उसमें बम फेंका बटकेश्वर दत्त और भगत सिंह जी के द्वारा। लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चला। यह जो बम फेंका इसके बाद लाहौर षड्यंत्र कांड इनके ऊपर लगाया गया और एक मुकदमा चलाया गया। 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई और फिरोजपुर जो वर्तमान पाकिस्तान में, यहाँ पर इनका शहीद स्थल बनाया गया है, ये सतलज नदी के तट पर। इंकलाब जिंदाबाद का पहली बार नारे के रूप में जो प्रयोग किया गया है वो भगत सिंह के द्वारा किया गया है। आप लोग यहाँ पर हमें बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि ये इंकलाब जिंदाबाद, यह जो नारा है
यह नारे के रूप में प्रयोग भगत सिंह के द्वारा किया गया। लेकिन इंकलाब जिंदाबाद यह टर्मिनोलॉजी है, इसका देने वाला कौन है, इसका, या ये मान लें कि इसका आविष्कारक कौन है, इंकलाब जिंदाबाद शब्द को किसने गढ़ा है, यह बात आप हमें कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। आगे देखते हैं, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, इसकी स्थापना सूर्यसेन के द्वारा की गई है। यह जो जतिन दास जिनके संदर्भ में हम ऊपर पढ़ रहे थे, जेल में राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल की थी जतिन दास के द्वारा, और भूख हड़ताल से ही इनकी मृत्यु हो गई थी। 64 दिन तक इन्होंने भूख हड़ताल की और यह 64 दिन की तक भूख हड़ताल करने के बाद शहीद हो गए। एक पुस्तक है वंदे मातरम, में निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था अरविंद घोष के द्वारा। पुस्तक का नाम याद रखेंगे, कौन सा सिद्धांत इसमें था इसका याद रखेंगे। फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई है। 1939 में जो त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी और इनके बीच जो गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच जो वैचारिक मतभेद हुआ, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया और उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कई बार कि एक जिलाधिकारी को गोली मारने वाली बंगाल की 2 स्कूली छात्राएं कौन थी? शांति घोष और सुनीति चौधरी। शांति घोष और सुनीति चौधरी, ये 2 महिलाएं हैं जिन्होंने एक जिलाधिकारी थे उनको गोली मार दी थी 1931 में। यह बात आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं, भारत, आपको याद रखना होगा कि भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था वो भारत में तो चल ही रहा था, लेकिन कुछ क्रांतिकारियों को इस प्रकार की प्रेरणा प्राप्त थी कि उन्होंने भारत के बाहर भी क्रांतिकारी आंदोलन को अंजाम दिया और उसे संचालित किया और आगे बढ़ाया। उसमें से एक प्रमुख नाम है श्यामजी कृष्ण वर्मा का। उन्होंने फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की थी लंदन में। पूछा जाता है 1905 में किसके द्वारा लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना की? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इनके द्वारा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्र का प्रकाशन भी किया गया। इंडिया हाउस की आधारशिला सोसाइटी के द्वारा, ये इंडिया हाउस के नाम से भी इसको जाना जाता था। एक दूसरा आंदोलन चल रहा था, यह लंदन में, यानी ये ब्रिटेन यूनाइटेड किंगडम में चल रहा था। दूसरा आंदोलन यूएसए में चल रहा था, जिसका जो यूएसए के सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी के नाम से संचालित हो रहा था। उद्देश्य था पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना। 1913 में इसकी स्थापना की गई थी, ईयर आप याद रखेंगे। उसी में आप देखेंगे कि हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, इसकी स्थापना 1913 में की गई थी और इसके संस्थापक थे सोहन सिंह भाकना। गदर नामक अखबार निकालने के कारण इसका नामकरण भी गदर पार्टी कर दिया गया था। इसके पथ प्रदर्शक के रूप में लाला हरदयाल के द्वारा भूमिका निभाई गई। एक और नाम था राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिन्होंने बरकतुल्ला के साथ मिलकर 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। राजा महेंद्र प्रताप सिंह, इनका संबंध उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले से है। इनके द्वारा बरकतुल्ला के साथ मिलकर 1915 में काबुल में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया और स्वयं राष्ट्रपति बने। बरकतुल्ला इसके प्रधानमंत्री बने। तब वर्तमान भारत सरकार के द्वारा सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए इनके नाम पर अभी हाल ही में एक विश्वविद्यालय के गठन की घोषणा की है। एक और क्रांतिकारी हैं जो भारत के बाहर भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ा रही थी, वो थी मैडम भीकाजी रुस्तम कामा। इनके संदर्भ में आप एक बात विशेष रूप से याद रखेंगे कि जर्मनी के स्टटगार्ड में इनके द्वारा भारत का झंडा फहराया गया। प्रथम भारतीय झंडे को फहराया गया, यानी भारतीय झंडे को पहली बार मैडम भीकाजी कामा ने जर्मनी के स्टटगार्ड में फहराया था। यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया जा सकता है, पेरिस लिखा जा सकता है, ब्रिटेन लिखा जा सकता है, यूएसए लिखा जा सकता है। इनको भारतीय क्रांति की मां के रूप में भी जाना जाता था। यह दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में भी सेवाएं प्रदान की थी। इनके पति रुस्तम के आर कामा थे। इनके पिता सोराब जी फ्रॉम जी पटेल थे। जन्म इनका 1861 में हुआ था। झंडे के संदर्भ में आप देखेंगे कि पहला भारतीय झंडा जो था उसका डिजाइन भीकाजी कामा, बीडी सावरकर, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने संयुक्त रूप से तैयार किया था। एक प्रकरण भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए चला
वो 1915 के आसपास प्रथम विश्व युद्ध की घटना के दौरान ये काफी प्रचलित रहा। उसका नाम था कामागाटा मारू। कामागाटा मारू क्या था? तो यह एक जलपोत का नाम है, कामागाटा मारू। यह कहाँ से? हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर था। हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर इसको गुर गुरदत्त सिंह के द्वारा किराए पर लेकर 376 यात्रियों को इसमें ले जाया जा रहा था। कनाडाई पुलिस के द्वारा अपने देश में इसे प्रवेश से रोक दिया गया था। तत्कालीन जो औपनिवेशिक सत्ता थी उसने कनाडा पर जो नियंत्रण बनाए हुए थे, उन्होंने इस जहाज को, इस जलपोत को कनाडा में प्रवेश होने से रोक दिया था। इसके ही जो कामागाटा मारू जो प्रकरण था, इसकी जांच के लिए शोर कमेटी का गठन किया गया था। इसमें यात्रियों के अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए इसमें हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहनलाल पाठक इस कमेटी की अध्यक्षता कर रहे थे। और अमेरिका में रह रहे भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र, सोहन सिंह ने यात्रियों के समर्थन में आंदोलन चलाया था। यह वाली आप शोर कमेटी याद रखेंगे, ईयर इसकी याद रखेंगे, 1915 का प्रकरण है ये। रास बिहारी बोस, सुभाष चंद्र बोस को, जब सुभाष चंद्र बोस जी ने भारत के बाहर स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाने का प्रयास किया, तो रास बिहारी बोस के द्वारा ही इसमें बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई गई और उनका सहयोग किया। जापान में ये रह रहे थे, अप्रवासी थे। 1942 में टोक्यो में भारतीयों के एक सम्मेलन का आयोजन किया रास बिहारी बोस ने। जून में 1942 के जून में बैंकॉक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रण दिया। बैंकॉक में सम्मेलन हुआ और सुभाष चंद्र बोस को रास बिहारी बोस ने निमंत्रण दिया। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। तो आपसे पूछा जा सकता है इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो रास बिहारी बोस के द्वारा की गई। अब आता है बंगाल का विभाजन और स्वदेशी आंदोलन। बात 1905 की है। यहाँ पर मुख्य उद्देश्य जो तत्कालीन औपनिवेशिक शासन का था वह था बंगाल में क्रांतिकारी आंदोलन को धीमा करना। उस समय जो तत्कालीन गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कर्जन। उनके द्वारा इस विभाजन को अंजाम दिया गया। आप देखेंगे कि विभाजन की जो योजना है वो सर एंड्रूज हेंडरसन और लीथ फ्रेजर के द्वारा तैयार की गई थी। निर्णय की घोषणा होती है 20 जुलाई 1905 को। पूछा जा सकता है 20 जुलाई 1905 भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में किस रूप में प्रचलित है, इस डेट का क्या महत्व है? तो आप बताएंगे कि बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा हुई 16 अक्टूबर 1905, बंगाल विभाजन प्रभावी होता है। 16 अक्टूबर 1905 जिस दिन बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ उस दिन शोक दिवस के रूप में मनाया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर यह जो 16 अक्टूबर 1905 था इसे राखी दिवस के रूप में मनाया गया। दो भागों में बांट दिया गया। एक भाग था पूर्वी बंगाल और दूसरा जो भाग था वो था पश्चिमी बंगाल। बंगाल विभाजित करके पश्चिमी बंगाल और पूर्वी बंगाल के रूप में गठन किया गया। पश्चिमी बंगाल में पश्चिम बंगाल था जो वर्तमान का है, उड़ीसा और बिहार था। जबकि पूर्वी बंगाल में पूर्वी बंगाल, असम नया प्रांत बनाया गया। इसका जो हेडक्वार्टर था वो ढाका को बनाया गया। जो मॉडर्न इंडिया की हमारी सीरीज चल रही है, यदि आप लोग इतना ही सेशन कर लेंगे और इनको अच्छे ढंग से रिवाइज कर लेंगे तो मैं आशा करता हूं कि आप एग्जाम में आने वाले मॉडर्न इंडिया के क्वेश्चन को बहुत आसानी से टैकल कर पाएंगे। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो छूट जाते हैं तो उनके ऊपर हमको काम नहीं करना है। हमको काम करना है कि हमने जितना पढ़ा है उसको एग्जाम हॉल तक ले जाएं और विदाउट एनी कंफ्यूजन हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। आप लोगों को यदि इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, हम इसको टेलीग्राम पर आपको प्रोवाइड करा देंगे। जो बंगाल का विभाजन किया गया इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई। इसकी घोषणा 7 अगस्त 1905 को होती है। इसकी जो बैठक हुई वो कलकत्ता के टाउन हॉल में हुई। इसमें बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। कृष्ण कुमार मित्र इनके द्वारा ब्रिटिश माल के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम दिया गया। यह बात आप याद रखेंगे, कृष्ण कुमार मित्र के द्वारा ब्रिटिश माल के बहिष्कार का सुझाव सबसे पहले दिया गया था, क्योंकि गांधी जी के द्वारा भी इस प्रकार के बहिष्कार का सुझाव दिया गया है और समर्थन भी किया है। कृष्ण कुमार मित्र एक पहले हैं जिनके द्वारा इसके बहिष्कार का सुझाव दिया गया है। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो विदेशी वस्त्रों की होली जलाई जा रही थी उसको निष्ठुर बर्बादी की संज्ञा दी थी।
नेतृत्व की यदि हम बात करें तो संपूर्ण भारत में, लगभग संपूर्ण भारत में इसका फैलाव हमें देखने को मिला, जिसमें लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में, विशेषकर बम्बई और पुणे में इसका नेतृत्व किया। अजीत सिंह, लाला लाजपत राय के द्वारा पंजाब और उत्तर प्रदेश में इसका नेतृत्व किया। सैयद हैदर रजा के द्वारा दिल्ली में और चिदम्बरम पिल्लई के द्वारा मद्रास प्रेसिडेंसी में इसका नेतृत्व किया। स्वदेश बांधव समिति अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा स्थापना हुई इसकी। महिलाओं की सक्रिय भागीदारी इस आंदोलन में देखने को मिली। दो लोगों के संदर्भ में आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि किसान और बहुसंख्यक मुस्लिम इस आंदोलन से अलग रहे। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना, यानी जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था इसमें वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना। रविन्द्रनाथ टैगोर इस आंदोलन के आलोचक थे, जैसा मैंने आपको बताया उस प्रकार से रविन्द्रनाथ टैगोर इस आंदोलन के आलोचक रहे। इसमें जो बहिष्कार की नीति अपनाई जा रही थी, साथ ही आप इसके संदर्भ में पूछा जाता है कि स्वदेशी आंदोलन से संदर्भ में संबंधित कौन से पत्रकार हैं, तो एक ब्रिटिश पत्रकार हैं H.W. नेविन्सन, यह स्वदेशी आंदोलन से संबंधित हैं। कुछ तथ्य इसके संबंध में दिए गए हैं। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना अवनींद्रनाथ टैगोर और गंगेंद्र नाथ टैगोर इन दोनों के द्वारा की गई थी। बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था 12 दिसंबर 1911 को जॉर्ज पंचम के द्वारा। 1905 में जो बंगाल का विभाजन हो गया था उसे पुनः 1911 में रद्द कर दिया गया। साथ ही यहाँ पर नए डेवलपमेंट देखने को मिले 1911 में। 1911 में हो क्या रहा था, 1911 की आपको मैं इवेंट बताता हूँ कि यह जो जॉर्ज पंचम है और इनकी एक रानी है महारानी मैरी, ये दोनों लोग भारत आते हैं और यहाँ पर दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। डेट यही है 12 दिसंबर 1911, और इस डेट में यह जो विभाजन हुआ था 1905 वाला, इसको रद्द करते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कलकत्ता जो राजधानी हुआ करता था कैलकाटा, इसको यहाँ से हटाकर दिल्ली को राजधानी घोषित करते हैं। इसके अलावा उड़ीसा, जो पहले पश्चिमी बंगाल के साथ शामिल किया गया था, उड़ीसा एंड बिहार, इन दोनों को भी कलकत्ता से अलग कर, यानी पश्चिम बंगाल से अलग करके एक नए प्रांत के रूप में इसका गठन कर दिया गया। यह डेवलपमेंट हम 12 दिसंबर 1911 के दिल्ली दरबार में हुए आयोजन में देख सकते हैं। यह हम ऊपर देख चुके थे कि बंगाल विभाजन की जो योजना थी, इसमें सबसे प्रमुख भूमिका निभाने वाले थे सर एंड्रूज हेंडरसन और लीथ फ्रेजर। इनके द्वारा ही बंगाल विभाजन की योजना बनाई थी। पूर्व एवं पाश्चात्य सभ्यता के मध्य एक बेहतर समन्वय के संबंध में समर्थक रहे रविन्द्रनाथ टैगोर। स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होने का तात्कालिक कारण बंगाल विभाजन, कलकत्ता की जगह, ये बात हम आपको डिस्कस कर ही चुके हैं। कुछ कांग्रेस के अधिवेशन हैं और उनमें जो प्रमुख घटनाएं हुई हैं उनके संबंध में बात दी गई है। कांग्रेस का अधिवेशन 1905 का है। इसको गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा अध्यक्षता की जा रही थी। यह महात्मा गांधी जी के गुरु थे, राजनीतिक गुरु। सेल्फ रूल प्रस्ताव पर चर्चा हुई। यहाँ पर आगे कलकत्ता का अधिवेशन हम आगे बता ही चुके हैं, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। इसमें जो प्रस्ताव पारित हुए थे आप याद रखेंगे, स्वराज, स्वदेशी, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा पर इसमें प्रस्ताव पारित हुए। 1907 का सूरत का अधिवेशन हुआ था। इसमें कांग्रेस दो भागों में बट गई, उदारवादी और उग्रवादी। रास बिहारी घोष के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और अध्यक्ष के पद को लेकर इन दोनों के बीच में विवाद हुआ, कांग्रेस का विभाजन हो गया। इतनी बात आप याद रखेंगे। दादा भाई नेहरू जी के संदर्भ में हम आपको पहले भी ये बात बता चुके हैं कि इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था। उदारवादी दल की ओर से फिन्सबरी से ब्रिटिश संसद सदस्य चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। यह चर्चा भी हम कल परसों के लेक्चर में कर चुके हैं। यह बात हम अभी बताई है कि 86, 1893, 1906 में कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। गुजराती में एक पत्रिका निकाली राष्ट्र गोफ्तार। गोखले ने इनके संदर्भ में कहा है कि यदि मनुष्य में कहीं देवत्व है तो वह दादा भाई नेहरू जी में है। यह बात आप याद रखेंगे क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन स्टेटमेंट के आपसे पूछे जाते हैं। इसी समय की एक घटना है दिसंबर 1906 की, मुस्लिम लीग का गठन। इसका गठन ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया गया था। यह बात आप याद रखेंगे, विशेष इंपोर्टेंट है क्योंकि इसका गठन ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया गया था, जबकि इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में था। पहले अध्यक्ष इसके आगा खां थे। इसका उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों में निष्ठा बढ़ाना और अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को बढ़ने से रोकना।
मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना। इसका 1906 में गठन हुआ। 1907 का अधिवेशन हुआ वो कराची में हुआ और 1908 का अधिवेशन अमृतसर में हुआ। और 1908 के अमृतसर के अधिवेशन में ही मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की गई और इसी का परिणाम था कि 1909 में मार्ले मिंटो सुधार के दौरान मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल के रूप में जो अधिकार था वो प्रदान कर दिया गया। अब हम आगे देखेंगे, ये आ गया मार्ले मिंटो सुधार। पहले इसको देखते हैं। लॉर्ड मिंटो, यह जो मिंटो ये बाद में नाम आ रहा है, ये तो वाइसराय है। पहले जो नाम आ रहा है वो भारत सचिव है, आप याद रखना इसको, मार्ले मिंटो। भारत परिषद अधिनियम 1909, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित संवैधानिक सुधार। अन्य नाम यह सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कर दी। सबसे बड़ा दोष, आपको नए जो व्यूअर हैं जिनको पता नहीं है कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या होती है, एक यह क्षेत्र होता है, इसमें एक प्रतिनिधि को चुनना होता है और इसमें केवल मुसलमानों के द्वारा ही इस प्रतिनिधि को का चयन किया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था होती है, इसमें सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहा जाता है। गांधी जी ने मार्ले मिंटो सुधार के संदर्भ में कहा था कि मार्ले मिंटो सुधार ने हमारा सर्वनाश कर दिया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1916 का अधिवेशन है, यह भी दो दृष्टिकोणों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहले तो इसके अध्यक्ष का नाम आप याद रखना, अंबिका चरण मजूमदार जी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई। दो घटना यहाँ पर हुई। एक तो उग्रवादियों का कांग्रेस में पुनः प्रवेश। आप अगर ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं तो आप मुझे बताएं कि उग्रवादी कांग्रेस से कौन से अधिवेशन के बाद बाहर हो गए थे, या और सरल भाषा में यदि हम आपसे पूछें कि उग्रवादी और उदारवादियों के बीच मतभेद के चलते कांग्रेस में किस वर्ष विभाजन हुआ था। दूसरा, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता। इस दो लिहाज से इस अधिवेशन को याद किया जाता है। 1916 का लखनऊ में हुआ है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच कांग्रेस लीग योजना। आप इसमें जो दो बातें याद रखेंगे कि अतिवादियों और उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी के रूप में जो भूमिका निभाई थी वो एनी बेसेंट और तिलक जी के द्वारा निभाई थी। तिलक कॉमन है क्योंकि तिलक ने कांग्रेस और लीग के मध्य समझौते में भी भूमिका निभाई थी। यहाँ अतिवादी और उदारवादियों की जब पुनर्मिलन हो रहा था तो उसमें तिलक ने एनी बेसेंट का सहयोग किया, जबकि कांग्रेस और लीग का जो समझौता हो रहा है उसमें तिलक ने जिन्ना का सहयोग किया। इस प्रकार से तिलक ने दोनों ही दलों के दोनों ही वर्गों के मिलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी समय अब हम एक घटना 1916 का हम एक्ट देख चुके हैं, लखनऊ का अधिवेशन। अब हम देखेंगे होम रूल लीग आंदोलन। दो प्रमुख नेताओं के नेतृत्व में भारत में होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत होती है। पहले हम देखेंगे तिलक के होम रूल लीग को। यह अप्रैल 1916 में स्थापित हुआ। मराठा और केसरी दो जो पत्र थे, मराठा इंग्लिश में था और केसरी मराठी में था। इन दोनों के माध्यम से तिलक के होम रूल का प्रचार हुआ। तिलक का जो होम रूल लीग था, इसके प्रथम अध्यक्ष थे जोसेफ बैप्टिस्ट। इसके सचिव थे एनसी केलकर। कर्नाटक, महाराष्ट्र, बंबई को छोड़कर मध्य प्रांत और बरार यह कार्यक्षेत्र था तिलक का। एनी बेसेंट की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना सितंबर 1916 में की गई थी। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो होम रूल लीग की स्थापना तिलक के द्वारा पहले की गई थी, जबकि एनी बेसेंट के द्वारा बाद। जबकि भारत में होम रूल आंदोलन की जो शुरुआत है वो एनी बेसेंट के द्वारा की गई थी। एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया ये दो पत्र थे इसके माध्यम से होम रूल लीग आंदोलन का प्रचार किया गया। इसके सचिव थे जॉर्ज अरुंडेल। जो एनी बेसेंट की होम रूल लीग थी उसके सचिव जॉर्ज अरुंडेल थे, जबकि तिलक की होम रूल लीग थी उसके सचिव एनसी केलकर थे। होम रूल लीग जो तिलक वाली थी उसका कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रांत और बरार था। बंबई इसका कार्यक्षेत्र नहीं था, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। जबकि एनी बेसेंट का जो होम रूल लीग आंदोलन था उसको तिलक के होम रूल लीग के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर देश के अन्य क्षेत्रों में था। आप इस संदर्भ में एक बात और याद रखेंगे कि जो बेसेंट का होम रूल लीग आंदोलन था, इसका संगठन जो था वो बहुत केंद्रीकृत नहीं था। कोई भी 3 लोग मिलकर इसकी स्थापना कर सकते थे और यह बहुत ही केंद्रीकृत सेंट्रलाइज ढंग से इसका संचालन हो रहा था, इसलिए इसका जो विस्तार था वो कम देखने को मिला।
भारत में होम रूलिंग आंदोलन को सबसे पहले यह बात हम आपको बता ही चुके हैं। स्थापना सबसे पहले यह भी बात हम आपको बता ही चुके, अप्रैल में हुई थी और एनिवेसेंट वाले की सितंबर में हुई थी। व्याख्या 2 जनवरी 1914 को अपने पत्र कॉमनवेल्थ और एनिवेसेंट में, क्योंकि सर्वप्रथम हुई थी तो इस वजह से यह पॉइंट आप याद रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान होम रूलिंग आंदोलन भारत में काफी लोकप्रिय रहा, बिल्कुल सही बात है। एनिवेसेंट फेबियन आंदोलन की प्रस्तावक थी, यह बात बिल्कुल सही लिखी हुई है। अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को अध्यक्ष निर्वाचित किया। गांधी जी ने इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया। आप इस पॉइंट को याद रखेंगे कि अप्रैल 1920 में अखिल भारतीय होम रूल लीग ने महात्मा गांधी को अध्यक्ष निर्वाचित किया और गांधी जी ने इसका नाम बदलकर स्वराज सभा कर दिया था। आगे हम देख, नेक्स्ट सेशन जो हम कंडक्ट करेंगे कल का रहेगा, उसमें हम गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन तथा आगे जो स्वतंत्रता संग्राम बढ़ा है उसके संदर्भ में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चन रहेंगे उनको हम कवर करेंगे। आप लोग हमारे सेशन को सुन रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन यदि आप लोगों को हमारा सेशन ये पसंद आ रहा है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य करें। आप ध्यानपूर्वक इसको सुने, इसके लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।